नमस्कार। कभी सोचा है कि एक सरकारी पॉलिसी डॉक्यूमेंट से लेकर हमारे आपके घर में जलने वाले एक छोटे से बल्ब तक का सफर कैसा होता है? भारत का बिजली का सफर वाकई बहुत ही शानदार रहा है। तो आइए आज इसी विशाल एनर्जी सिस्टम की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर भारत 1 अरब से ज्यादा लोगों के सपनों को, उनकी उम्मीदों को रोशन कैसे करता है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए चलिए भारत की ऊर्जा नीति की गहराइयों में उतरते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़े सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले उसके लक्ष्य को समझना जरूरी है। तो भारत के राष्ट्रीय ऊर्जा लक्ष्य क्या हैं? इसकी बड़ी तस्वीर क्या है? जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। प्लानिंग कमीशन का अनुमान था कि अगर देश को 8% की जीडीपी ग्रोथ रेट बनाए रखनी है तो अपनी एनर्जी सप्लाई को लगभग 4 गुना और बिजली उत्पादन को तो 6 गुना तक बढ़ाना होगा। सोचिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक तेजी से बढ़ते देश की ऊर्जा की भूख को दिखाते हैं। तो इतनी बड़ी मांग को पूरा करने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी बनाई गई। एक तरफ ये माना गया कि कोयला फिलहाल हमारी ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ बना रहेगा, तो वहीं दूसरी तरफ हाइड्रो, न्यूक्लियर और रिन्यूएबल एनर्जी को भी तेजी से बढ़ाने पर जोर दिया गया। और हाँ, साथ ही एनर्जी एफिशिएंसी यानी ऊर्जा की बर्बादी को रोकना भी एक बड़ी प्राथमिकता थी। अच्छा, अब सोचिए, जब इतनी बड़ी पॉलिसी हो, इतने सारे प्लेयर्स हों, सरकारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, राज्य, केंद्र, तो फिर खेल के नियम तय करने के लिए एक रेफरी तो चाहिए, है ना? तो सवाल यही है कि भारत के पावर सेक्टर का ये रेफरी कौन है, नियम कौन बनाता है? और इस सवाल का जवाब है CERC, यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, हिंदी में कहें तो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग। यही वो संस्था है जो पूरे पावर सिस्टम पर नजर रखती है। CERC की स्थापना 1998 के इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट के तहत हुई थी। देखिए, ये एक वैधानिक निकाय है, मतलब इसे कानून से ताकत मिलती है और यही ताकत इसे भारत के पावर सेक्टर को रेगुलेट करने का अधिकार देती है। तो CERC करता क्या है? इसके काम बहुत जरूरी हैं। जैसे केंद्र सरकार की बिजली बनाने वाली कंपनियों के लिए रेट तय करना, एक राज्य से दूसरे राज्य में बिजली भेजने के नियम बनाना और सबसे जरूरी, बिजली के लिए एक पूरा मार्केट स्ट्रक्चर तैयार करना। एक तरह से कह सकते हैं कि ये सेंट्रल पावर सिस्टम का दिमाग है। CERC के इसी काम का एक नतीजा है देश के 2 बड़े पावर एक्सचेंज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड यानी IXEL और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड यानी PEIL। आप इन्हीं बिजली का स्टॉक मार्केट समझ सकते हैं, जहां बिजली की खरीद और बिक्री होती है। इससे होता यह है कि कीमतों में पारदर्शिता आती है और सप्लाई डिमांड का मैनेजमेंट बेहतर होता है। चलिए, अब नियमों और पॉलिसी से आगे बढ़कर जरा जमीन पर आते हैं। बात करते हैं उस विशाल जाल की, उस नेटवर्क की जो हमारे शरीर की नसों की तरह पूरे देश में बिजली पहुंचाता है। देखिए, भारत में बिजली एक समवर्ती सूची का विषय है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अब इतने बड़े देश में तालमेल बिठाना आसान तो है नहीं, तो इसी मैनेजमेंट को आसान बनाने के लिए पूरे देश के पावर ग्रिड को 5 बड़े हिस्सों में बांटा गया है: उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी और उत्तर पूर्वी। बड़े बड़े ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइनों से हटकर अब हम अपना ध्यान उन योजनाओं पर लाते हैं जिनका मकसद था भारत के दूर दराज के गांव में आखिरी घर तक बिजली पहुंचाना। ये टाइमलाइन अपने आप में ग्रामीण भारत की ऊर्जा की कहानी कहती है। जरा देखिए, 80 के दशक में हमारा ध्यान बायोगैस और बेहतर चूल्हों जैसी बुनियादी जरूरतों पर था, और फिर 2000 का दशक आते आते लक्ष्य बदल गया। अब लक्ष्य था हर घर तक ग्रिड से बिजली पहुंचाना। इस सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। उन्नत चूल्हों पर जो राष्ट्रीय कार्यक्रम चला, उसका असर जबरदस्त था। पारंपरिक चूल्हों में जहां सिर्फ 8 से 10% गर्मी ही काम आती थी, वहीं इन नए चूल्हों ने इस एफिशिएंसी को 20 से 35% तक पहुंचा दिया। इसका सीधा मतलब था ईंधन की बचत, कम धुआं और महिलाओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य। साल 2005 में आई राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना यानी RGGVY। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। इसका मकसद सिर्फ गांव तक खंभे पहुंचाना नहीं था, बल्कि ये पक्का करना था कि हर घर तक बिजली पहुंचे और जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें मुफ्त में कनेक्शन मिले। और फिर इस सफर को इसके अंतिम मुकाम तक पहुंचाया सौभाग्य योजना ने। 2017 में जब ये योजना शुरू हुई तो इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था: देश के हर एक घर को रोशन करना, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन।
तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है ना? चलिए एक बार फटाफट से अब तक के सबसे जरूरी पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। ये स्लाइड हमारे पूरे सफर का एक निचोड़ है। सीईआरसी की स्थापना से लेकर सौभाग्य योजना के लक्ष्य तक ये वो मुख्य पड़ाव हैं जिन्हें याद रखना इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए अब कुछ सवालों से परखते हैं कि हमें कितना याद रहा। ये एक छोटा सा क्विज है, तैयार हैं? पहला सवाल याद करने की कोशिश कीजिए। हमने बात की थी कि 90 के दशक के आखिर में पावर सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए एक कानूनी ढांचे की जरूरत महसूस हुई थी। ये उसी एक्ट का नाम है। दूसरा सवाल, पूरे देश में बिजली की ट्रांसमिशन को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए ग्रिड को कुछ रीजनल हिस्सों में बांटा गया था, तो वो कितने हिस्से थे? तीसरा सवाल, ये वो सुधार था जिसने न केवल ईंधन बचाया बल्कि ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा असर डाला। पारंपरिक चूल्हों के मुकाबले इसकी एफिशिएंसी कहीं ज्यादा थी। अगला सवाल, ये योजना 2000 के दशक के बीच में आई थी और इसका मकसद हर गांव और हर घर तक बिजली की रोशनी पहुंचाना था। पांचवा सवाल, ये उसी आरजीवीवाई योजना का एक बहुत ही अहम हिस्सा था, एक ऐसा कदम जो बिजली को सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक अधिकार बनाने की दिशा में था। छठा सवाल, इस योजना ने विद्युतीकरण के काम को लास्ट माइल तक पहुंचाया। इसका लक्ष्य बहुत सीधा और स्पष्ट था, कोई भी घर अंधेरे में ना रहे। सातवां सवाल, हमने बिजली के शेयर बाजार की बात की थी जहां बिजली की ट्रेडिंग होती है। उन दोनों में से किसी भी एक का नाम याद करने की कोशिश कीजिए। यह थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। शुरुआती ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रमों का फोकस सिर्फ बिजली नहीं था बल्कि ग्रामीण जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाना भी था, जैसे खाना पकाने के लिए बेहतर साधन देना। नवा सवाल, रिन्यूएबल एनर्जी पर इतना जोर देने के बावजूद पॉलिसी ने यह माना था कि देश की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक पारंपरिक ईंधन बहुत जरूरी बना रहेगा। वो कौन सा था? और ये रहा आखिरी सवाल। जरा सोचिए, ये कार्यक्रम पारंपरिक और नए दोनों तरह के ऊर्जा स्रोतों से जुड़ा था। उम्मीद है कि इस पूरे सफर से भारत के इस जटिल लेकिन दिलचस्प एनर्जी सिस्टम को समझने में मदद मिली होगी। एक पॉलिसी से लेकर हर घर के बल्ब तक ये वाकई एक असाधारण कहानी है।